गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। मॉर्निंग वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बताते चले, एसआईआर पर चुनाव आयोग की बैठक आज है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आज है एसआईआर के मुद्दे पर। एसआईआर की समय सीमा बढ़ सकती है। जानकारी दरअसल ऐसी है, 12 राज्यों की प्रगति पर समीक्षा बैठक आज होगी। यूपी में एसआईआर देरी पर चिंता भी जाहिर की गई है। मतदाता सूची अपडेट पर निर्णय लिया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं, एसआईआर गाइडलाइंस में बदलाव संभव है। चुनाव आयोग आज विशेष इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया पर एक अहम बैठक करने जा रहा है। कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण की रफ्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी है, जिसके कारण आयोग समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया अभी भी अधूरी बताई जा रही है। बैठक में अधिकारियों की रिपोर्ट, प्रगति और संभावित अनियमितताओं की समीक्षा की जाएगी। आयोग ये भी तय करेगा कि क्या एसआईआर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाए या मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाए। राजनीतिक दल और मतदाता दोनों इस फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर दरअसल आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर पहुंचेंगी। मणिपुर दौरे पर द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर पहुंचेंगी। इम्फाल में स्वागत कार्यक्रम उनका है। पोलो ग्राउंड पर विशेष आयोजन किया गया है। पोलो ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो वहां विशेष आयोजन है। कल नुपी लाल मेमोरियल भी जाएंगी। कल नुपी लाल मेमोरियल जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगी। मणिपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। 2 दिवसीय दौरे में शांति पुनर्निर्माण पर कार्यक्रम दरअसल राष्ट्रपति का रहने वाला है। आजमगढ़ से महत्वपूर्ण खबर है। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं आज, यानी कि आज आजमगढ़ का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। पुलिस लाइन में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के आज दौरे पर रहने वाले हैं। पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। एसआईआर विकास कार्यों पर समीक्षा होगी। आपको बताते चले, 1 घंटे सीएम यहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। केजरीवाल मानहानि केस की सुनवाई आज है। बड़ी और अहम खबर आपको हम बताते चले, केजरीवाल मानहानि केस पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली अदालत में आज बहस होगी। दरअसल मानहानि मामले पर अहम पेशी आज होनी है। जानकारी आपको हम देते चले, केजरीवाल की अदालत में मौजूदगी भी संभव है। कानूनी तकरार पर फैसला टल सकता है। रक्षा पक्ष की दलीलें आज सुनी जाएंगी। पक्ष तो आपको बताते चलें, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई आज अदालत में होना है। मामला कथित बयान से संबंधित है, जिसमें विपक्षी नेता ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और ये भी तय कर सकता है कि अगली तारीख पर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या मामले में आरोपी तय किए जाने हैं। केजरीवाल की अदालत में मौजूदगी संभव है, हालांकि ये वकीलों की मांग और अदालत के निर्देश पर निर्भर करेगा। इस मामले को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है और सभी की नजरें सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर को देखते हुए गोरखपुर में 2 रेन बसेरों का निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंदों को सुरक्षित आश्रय और गर्म कंबल उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने रैन बसेरों में सुविधाओं और कंबल वितरण कार्यक्रम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि प्रदेश के हर जनपद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है ताकि आश्रयहीन व्यक्तियों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों की सुरक्षा, शीतलहर से बचाव के लिए प्रशासनिक तत्परता पर जोर दिया है। अब शीतलहरी प्रारंभ हो चुकी है। रेन बसेरों में जरूरतमंदों को आश्रय मिल सके और शीतलहरी से नागरिकों को बचाया जा सके। निराश्रित लोगों को शासन की सुविधा का लाभ मिल सके, इस दिशा से आज गोरखपुर में 2 रेन बसेरों का निरीक्षण और जो वहाँ पे आश्रय लेने के लिए आए हुए नागरिक हैं उनको कंबल वितरण के कार्यक्रम के साथ में यहाँ पे आज निरीक्षण करने और उन्हें कंबल वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। प्रदेश के अंदर हर तहसील में और हर जनपद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है कि कोई भी व्यक्ति आश्रयहीन हो उसको आश्रय मिल सके। पटरी पर, फुटपाथ पर, सड़क पर कहीं भी उसको रुकने के लिए मजबूर न होना पड़े, इसके लिए रेन बसेरा और प्रदेश के अंदर हर तहसील स्तर पर यह व्यवस्था की गई है कि पर्याप्त मात्रा में जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र कंबल के रूप में और अन्य ऊनी वस्त्र उन्हें उपलब्ध हो सके, इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। नगर निकायों से भी, पंचायतों से भी कहा गया है कि वे पर्याप्त मात्रा में अलाव की व्यवस्था भी रखें, जिससे हर जरूरतमंद भीषण शीतलहरी में जो इस बार की आशंका है उसको ध्यान में रखते हुए शीतलहरी की चपेट में न आने पाए, इसकी व्यवस्था की गई है। आज गोरखपुर में यह निरीक्षण करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम ने, प्रशासन ने मिलकर के यहाँ के रेन बसेरों को पहले से ही व्यवस्थित किया हुआ है और इसको और अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने का कार्य किया गया, जिसमें महिला पुरुष दोनों यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में हैं और जरूरतमंदों को कंबल वितरण के कार्यक्रम को भी मैंने यहाँ पे संपन्न किया। इधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी के हालिया ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक छवि और उनकी पर्सनैलिटी देखकर कांग्रेस की निराशा और फ्रस्ट्रेशन नए स्तर पर पहुंच गया है। त्रिवेदी ने कांग्रेस के ट्वीट को मजेदार और निंदनीय बताया है। कहा है कि लंबे समय तक सत्ता में रही पार्टी को यह समझना चाहिए कि ड्यूटी पर विदेश दौरा और छुट्टी पर विदेश दौरा अलग होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा देश हित में है और इसे राजनीतिक नजरिए से देखना अनुचित है। एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक प्रभाव, शक्ति और स्वीकार्यता निरंतर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही है, तो प्रधानमंत्री जी के इस विराट व्यक्तित्व और भारत के इस व्यापक वैश्विक प्रभाव को देखकर कांग्रेस पार्टी की निराशा और कुंठा नई निम्नताओं की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज एक निहायत ही हास्यास्पद और निंदनीय ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं के संदर्भ में। मुझे लगता है कि जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही उसे पता होना चाहिए कि आधिकारिक विदेश यात्रा और अज्ञात विदेश यात्रा के बीच में भारी अंतर है।
There is a clear difference between foreign visit on duty and foreign visit on vacation. और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से विदेश में जाते हैं, उनके सुरक्षा कर्मियों को नहीं पता होता है। फिर कुछ समय बाद मीडिया में न्यूज आती कि अमुक स्थान पर देखे गए, वो लंकावी में स्पॉट हुए। और उधर प्रधानमंत्री जब जाते हैं, आधिकारिक यात्रा पर जाते हैं, देश के कार्य से जाते हैं, और एक एक क्षण का डिटेल्ड ब्यौरा अवेलेबल होता है। और इस ढंग से यात्रा प्लान होती है कि रात्रि का समय अधिकांशतः प्लेन के अंदर अर्थात सोने में ही उसका उपयोग हो, ताकि विदेश यात्रा का अधिकतम उपयोग हो सके। परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी देश के अनेक प्रधानमंत्री अनेक बार विदेश गए। पर मैं कांग्रेस पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं, श्री राहुल गांधी जी के अलावा भारत के ऐसे कितने नेता प्रतिपक्ष हैं जो इतनी बार विदेश जाते हो? आफ्टर एवरी पार्लियामेंट सेशन देयर इज ए फॉरेन वेकेशन। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी में ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको आपने कितनी बार विदेश में जाते देखा? इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष थे, कितनी विदेश यात्राएं की? जब अटल जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी, कितनी विदेश यात्राएं लोगों को ध्यान है? अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह, इवन सोनिया गांधी जी की कितनी विदेश यात्राएं? और इनमें से कोई भी नेता प्रतिपक्ष विदेश में जाकर भारत विरोधी व्यक्तियों के साथ बैठकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करता हुआ कभी नजर नहीं आया, जिस प्रकार से वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी दिखाई पड़ते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, असली खेल तो जाके विदेश में होता क्या है? अभी ये इस साल से यह परंपरा रुकी है ना, पिछले 3-4 साल से हर संसद सत्र से मात्र कुछ दिन पहले विदेश में कोई रिपोर्ट आती थी और उसको लेकर संसद में हल्ला मचता था, 7 समुंदर पार से सुर उठता था और यहां ताल होती थी। याद करिए, 3 फरवरी सन 2021 को किसान आंदोलन को लेकर एक रिपोर्ट आ जाती है, और उस समय 30 जनवरी 2021 को भारत का संसद का सत्र शुरू हो रहा था। उसके बाद आप याद करिए, पेगासस की रिपोर्ट 18 जुलाई 2021 को आती है, 19 जुलाई 2021 को भारत का मानसून सत्र शुरू हो रहा था। उसके बाद आप याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 24 जनवरी को आती है, और 31 जनवरी को 2023 को भारत का संसद का सत्र शुरू हो रहा था। पिछले साल याद करिए, जुलाई के महीने में भारत का संसद का सत्र शुरू होता है, 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। फिर पिछले साल नवंबर में याद करिए, ठीक भारत के संसद सत्र से एक दिन पहले उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जाकर यूएस अटॉर्नी के द्वारा सबमिट कर दी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उसके बाद इतनी सारी चीजें, घटनाएं होती हैं। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यह महज संयोग है क्या कि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां भारत से जुड़े हुए बहुत सारे संदिग्ध लोग भी रहते हैं, जिनके ऊपर भारत में मुकदमे चल रहे हैं, उनके साथ जाके रहते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन हर किसी की ज़रूरत बन गया है, लेकिन बच्चों के लिए यही मोबाइल एक बड़ा ख़तरा बन गया है। इस बड़ी समस्या को देखते हुए अब झारखंड की शिक्षा विभाग ने बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक सेहत को ध्यान में रखते हुए झारखंड के सरकारी और निजी स्कूल मिलकर स्क्रीन टाइमिंग को लेकर अभियान चला रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल बच्चों की मानसिक सेहत पर सीधा असर डाल रहा है। स्क्रीन पर ज्यादा समय देने से बच्चों की एकाग्रता कमजोर होती जा रही है। बच्चे चिड़चिड़े और गुस्सैल हो रहे हैं और पढ़ाई से उनका ध्यान भटकने लगा है। इन्हीं गंभीर समस्याओं को देखते हुए झारखंड में स्कूलों ने खास पहल की है। कई स्कूलों में मोबाइल के दुष्प्रभाव को समझाने के लिए अलग काउंसलिंग पीरियड बनाए गए हैं, जहां बच्चों को स्क्रीन टाइम के नुकसान के बारे में समझाया जा रहा है। हम लोग ना स्कूल में अभी स्पेशली जूनियर स्टूडेंट्स को हम लोग क्लास भी दिया, मोबाइल का यूसेज कम करना है। फिर हमारा वी हैव क्लास असेंबली एवरी वीक। सो क्लास असेंबली वी हैव गिवन द टॉपिक हेल्थी हैबिट्स फॉर एन ऑनलाइन वर्ल्ड। सो बच्चे ना वो इसके अनुसार असेंबली भी कंडक्ट किया, काउंसलिंग मैम भी है, बच्चे को पर्सनली काउंसलिंग भी किया। फिर हम लोग टीचर्स मीटिंग और पेरेंट्स को बोला था
यू हैव टू गिव मोबाइल ओनली विद द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स भी देखना चाहिए क्या क्या बच्चे लोग देख रहे हैं. फिर कहीं अभी कोविड के बाद में बच्चे ने पेरेंट्स को भी बोलते हैं टीचर्स नोट सेंड किया ऐसे ऐसे बोलते हैं. बट वी ऑलरेडी टोल्ड वी आर नॉट सेंडिंग एनी नोट्स थ्रू मोबाइल. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. फॉर हेल्थी मोबाइल यूसेज हम लोग प्रमोट करते हैं. मोबाइल में उलझे रहने वाले बच्चे आउटडोर गेम्स नहीं खेल पाते और इसके साथ ही शरीर पर दुष्प्रभाव भी देखने को मिल रहा है. शारीरिक गतिविधि कम होने से मोटापा, कमजोर इम्यूनिटी और पोस्चर की समस्या बढ़ रही है. लंबे समय तक बैठकर मोबाइल देखने से रीढ़ और गर्दन पर भी असर पड़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत क्लासरूम में बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी और स्क्रीन बैलेंस के महत्व के बारे में बताया जा रहा है. और इस कार्यक्रम का नाम है समूह चर्चा, जो नवंबर माह से शुरू है. ये पूरे जिला में चलाया जा रहा है, जितने भी विद्यालय हैं, स्पेशली 6 to 8 के बच्चों के लिए है. और हर माह का सर के द्वारा एक टॉपिक दिया जाता है. जैसे इस बार का टॉपिक आप देख रहे हैं, मोबाइल का उपयोग लाभदायक या हानिकारक. तो बच्चे जो है चेतना सत्र में हम लोग ये समूह चर्चा बच्चों से करवाते हैं. और हर बच्चा ग्रुप में बटा हुआ है और 8 से 10 के ग्रुप में हम लोग बच्चों को रखते हैं और बच्चे अपनी बात को रखते हैं, उसके फेवर में भी, उसके अगेंस्ट में भी, पक्ष विपक्ष दोनों में. तो ये बहुत ही अच्छा है, एक महत्वपूर्ण नवाचार है सर के द्वारा शुरू किया गया, जिससे बच्चों में आलोचनात्मक सोच जो है, तार्किक सोच है, नेतृत्व क्षमता, ये सब का विकसित हो रहा है. संवाद कौशल बच्चों में बढ़ रहा है, आत्मविश्वास के साथ बच्चे बोल रहे हैं. और अगर ये सोच रहा है, इसका मतलब वो इम्प्लीमेंट भी करेगा अपने पर. तो फ्यूचर में ये ज़रूर मोबाइल को यूज़ करने से पहले एक बार उस बात को याद रखेगा कि हम अपने समूह चर्चा में अपनी बात को कैसे रखे थे. अभी हम लोग स्टूडेंट है, इसीलिए स्टूडेंट को सिर्फ बुक में ही फोकस करना चाहिए और मोबाइल देखने से हमारा टाइम वेस्ट होता है और जो हम लोग बनना चाहते हैं वो भी नहीं बन पाएंगे मोबाइल के चक्कर में. इसीलिए हमें फोकस बुक में करना चाहिए और मम्मी पापा से एक बार राय लेना चाहिए. बहुत नुकसान भी है, बहुत फ़ायदा भी है. हम लोग दोनों ही अगर नियंत्रण मात्रा में करें तो दोनों ही उपयोग में आता है हम लोग का. हमें ज़्यादातर मोबाइल अपने ज़्यादातर ज़रूरतों के हिसाब से काम करना चाहिए. जैसे हम लोग बच्चों पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं फ़ोन से. उधर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने अभिभावकों से अपील की है कि सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि घर में भी बच्चों को मोबाइल के खतरे के बारे में जागरूक करें. देखिए, मोबाइल तो का बहुत उपयोगी चीज़ है, ये उपकरण है और इसका यूज़ तो सभी कोई करते हैं. लेकिन देखा गया है कि जो विभिन्न जो रिसर्च किए गए हैं तो बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में स्क्रीन टाइमिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है. क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से जो बच्चे का जो स्वाभाविक विकास जो होता है वह कहीं न कहीं हैम्पर होता है. तो सभी जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता, अभिभावक हैं, इसके उपयोग को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए. इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं. बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, बच्चों के साथ जो उनके फ्रेंड रहते हैं उनके साथ घुलते मिलते नहीं हैं. तो जो विकास जो होता है बच्चों का वो सोसाइटी में, समाज में रहने से, बातचीत करने से, अपने फ्रेंड के साथ खेलने से, आउटडोर एक्टिविटी करने से सभी तरह के विकास होता है. मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो. इसलिए जो मोबाइल और का उपयोग और इसके स्क्रीन टाइम को लेकर हमेशा हम लोग को सचेत रहना चाहिए बच्चों के प्रति. ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और बढ़ते स्क्रीन टाइम के इस दौर में बच्चों की एकाग्रता लगातार प्रभावित हो रही है. ऐसे में जरूरी है कि स्कूल, अभिभावक और समाज मिलकर बच्चों को डिजिटल बैलेंस की नई दिशा दिखाएं. रांची से इंडिया वॉइस के लिए नौशाद की रिपोर्ट. चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार.